लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक ऐसा लॉ जो आपको ये बताता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कंजर्व रहता है। मतलब रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट का मास होता है, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट का मास होता है, वो दोनों सेम ही होता है। इसको एंटोइन एल लवोजियर ने दिया था और उन्होंने कहा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बहुत ध्यान देने की बात है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी और रिएक्शन की बात यहाँ नहीं हो रही, सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात हो। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे ये लॉ फॉलो नहीं होता। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपने लिया कार्बन एंड ऑक्सीजन और आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो सपोज दैट कि कार्बन का आपने लिया 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन का आपने लिया 32 ग्राम, तो आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा वो होगा 44 ग्राम। वाई 44 ग्राम? क्योंकि जब आप 32 और 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी जो आपका मास आएगा वो 44 ग्राम आएगा, है ना। तो रिएक्टेंट कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और बन गया, पर जितना मास आपने रिएक्टेंट का लिया था, रिएक्शन होने की कंप्लीट होने के बाद भी प्रोडक्ट का भी मास उतना ही है। तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने यहाँ पे 12 ग्राम ही क्यों लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन का 32 ग्राम ही क्यों लिया। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन का मास क्योंकि 12 ग्राम होता है और यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 12 ग्राम लिखा है। और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है और क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए हमने 16 इंटू 2 32 ग्राम लिया है। अब इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। सपोज दैट कि आपके पास 2 केमिकल्स हैं। फर्स्ट है आपके पास सोडियम कार्बोनेट और प्लस सेकेंड है आपके पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। एक्वस सॉल्यूशन सेम अमाउंट में प्रिपेयर कर लेना है। अब क्या करना है, इनमें से किसी एक केमिकल को आपने एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। सपोज दैट कि आपने सोडियम कार्बोनेट को कॉनिकल फ्लास्क में लिया। सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन को आपने ले लिया कॉनिकल फ्लास्क में। अब सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन को आपने लिया है कॉनिकल फ्लास्क में और एक इग्निशन ट्यूब में आपने लिया है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को। ठीक है, इसको आपने हैंग कर दिया है एक कॉर्क की हेल्प से और धागे की हेल्प से। आपने इस इग्निशन ट्यूब को में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डाल के इसमें हैंग कर दिया। अभी ये दोनों केमिकल्स सेपरेट है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए, और जब ये मिक्स नहीं हुए हैं, सेपरेट है, तभी आपको क्या कर लेना है, इसको वे कर लेना है। सपोज दैट कि आपने जो वे किया उसका जो मास आया वो आया 11 ग्राम। अब क्या करना है आपको, अब इस कॉनिकल फ्लास्क को थोड़ा सा टिल्ट करना है। जब आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये इग्निशन ट्यूब का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, और जब मिक्स हो जाएगा तो एक केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि होगा कॉपर कार्बोनेट एंड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो जब आप इसको बाद में रिएक्शन के बाद जब वे करेंगे तो भी जो आपका जो मास आएगा वो आएगा 11 ग्राम इन दोनों को मिलाकर, और इसका भी जो दोनों को मिलाकर जो मास था वो था 11 ग्राम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ना खत्म होता है और ना नया पैदा होता है, ना क्रिएट होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है। तो इसको अगर आप बहुत इजी वे में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ reactant is equal to total mass of product। तो इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, जब आप 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो आपको 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। तो आपको शो करना है कि ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास 10 ग्राम
और प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मिला 4.4 ग्राम, और प्लस आपको मिला कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम। तो बहुत सिंपल है, आसानी से दिख रहा है। इसको आप प्लस कर लीजिए, 4.4 प्लस 5.6, तो आपको यहाँ जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 10 ग्राम। और आपने जो रिएक्टेंट लिया था कैल्शियम कार्बोनेट वो भी था 10 ग्राम। तो ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करा, बस कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, इस तरह से आपको इसको शो कर देना है, नथिंग एल्स। अब एक तरह से और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन तीनों में से किसी एक का मास ना देके उसका मास पूछ सकता है। सपोज दैट कि क्वेश्चन में आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ लिया और कैल्शियम ऑक्साइड का मास दे दिया और कैल्शियम कार्बोनेट का मास दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैल्शियम कार्बोनेट के मास में से कैल्शियम ऑक्साइड के मास को माइनस कर देना है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिल जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछ ले और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का मास दे दे, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, कैल्शियम कार्बोनेट के मास में से कार्बन डाइऑक्साइड का मास को माइनस कर देना है, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकल जाएगा। या फिर हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको ना देकर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकल जाएगा। इसके अलावा और किसी तरह से क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में नहीं पूछता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर इस लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।